डिफरेंट टाइप के आरएनए। डिफरेंट टाइप के आरएनए में जो आरआरएनए होता है वो 80% होता है, मोस्ट एबंडेंट होता है, स्ट्रक्चरल होता है, राइबोसोम के स्ट्रक्चर्स बनाता है और कैटालिस्ट की तरह काम करता है। और आरआरएनए ही दूसरे आरएनए को राइबोसोम से जोड़ता है। जैसे आरआरएनए एमआरएनए को स्मॉलर सबयूनिट से जोड़ता है, टीआरएनए को लार्जर सबयूनिट से जोड़ता है। टीआरएनए की बात करें तो क्लोवर लीफ की तरह उसका स्ट्रक्चर दिखता है 2D में, जिसमें एक आर्म होती है, एक्सेप्टर आर्म, जहां पर एमिनो एसिड बाइंड होता है एस्टर बॉन्ड से 3 प्राइम एंड पर। टीसाइसी लूप का हेल्प होता है कि वो राइबोसोम को जोड़ने में मदद करती है। रिकॉग्निशन लूप का मतलब होता है कि वो एमआरएनए की कोडॉन से बाइंड कर सकती है, क्योंकि रिकॉग्निशन लूप में एंटी कोडॉन्स रखे हुए हैं। और डीएचयू लूप का होता है कि वो एमिनो एंजाइम से बाइंड। उसके बाद एमआरएनए की बात करी थी कि जो एमआरएनए होते हैं वो लिस्ट स्टेबल होते हैं, लिस्ट एबंडेंट भी होते हैं, और साथ ही साथ इन्हें टेम्पलेट आरएनए, सेंस आरएनए या कोडिंग आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं आरएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है एमआरएनए के ऊपर, उसी को देख करके हम क्या बनाएंगे, उसी को देख करके हम प्रोटीन बनाएंगे। बच्चों, इसके बाद डीएनए से आरएनए बनने वाली प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड इसलिए होते हैं ताकि उनसे आसानी से प्रोटीन बनाया जा सके। ठीक है। उसके बाद में डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स में से एक ही स्ट्रैंड से क्या होगा, आरएनए बनेगा। जिस स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा उसे हम बोलते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जिससे आरएनए नहीं बनता है उसको बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। क्योंकि जिससे आरएनए नहीं बनता है वो आरएनए की तरह दिखती है, और आरएनए को ही सेंस और कोडिंग कहा जाता है। इसलिए डीएनए की उस स्ट्रैंड को भी सेंस और कोडिंग कह सकते हैं जिससे आरएनए नहीं बनता, क्योंकि जिससे आरएनए नहीं बनता जिसकी तरह दिखती है वो दिखती है आरएनए की तरह। जिससे आरएनए बनता है वो आरएनए की तरह नहीं दिखती, जिससे आरएनए नहीं बनता है वो आरएनए की तरह दिखती है। इसलिए जो आरएनए की तरह दिखती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंस और कोडिंग। इसके बाद में अगर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बना लिए जाएंगे तो आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, या फिर दोनों आरएनए से डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनेंगे जो एंटागोनिस्टिकली काम करेंगे, तो उससे कैरेक्टर को डेवलप कराने में ठीक प्रकार से कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा, काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हमने बात करी थी कि जो आरएनए बनाना है डीएनए से तो एंजाइम की जरूरत पड़ेगी आरएनए पॉलीमरेज की। प्रोकैरियोट में तो एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है जो एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए से बनाता है। लेकिन यूकेरियोट के अंदर, यूकेरियोट की अगर बात करें तो वहां पर 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, 1, 2, 3। 1 से आरआरएनए बनते हैं, 2 से एमआरएनए और 3 से टीआरएनए। ठीक है, ऐसे याद कर लेना है आप। अगर प्रोकैरियोट के आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो प्रोकैरियोट का जो आरएनए पॉलीमरेज है उसमें कोर एंजाइम होता है जिसमें 5 पॉलीपेप्टाइड होती है, एक सिग्मा फैक्टर होता है। कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर को मिला दे तो होलो एंजाइम। एनसीईआरटी ने आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ लिखा है, ना कोर एंजाइम लिखा है, ना होलो एंजाइम लिखा है। आरएनए पॉलीमरेज का मतलब होता है कोर एंजाइम इन केस ऑफ एनसीईआरटी, ये नॉर्मली भी अभी यही बोलो। कोर एंजाइम क्या करता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में आरएनए भी बनाता है, स्टार्ट भी करता है, और आगे के जो बॉन्ड ब्रेक करना होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, वो बॉन्ड ब्रेक करता है। प्रोमोटर क्या करता है, सिग्मा फैक्टर क्या करता है, वो प्रोमोटर को बाइंड कराने में मदद करता है। चलो फिर मैं 1 मिनट बाद पढ़ाता हूँ, ठीक है आपको, 1 मिनट के लिए वेट करिए। जो मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करिए।
चलो इधर देखें, अब हम बात करेंगे कि आरएनए बनता कहाँ है। डीएनए में आरएनए बनता कहाँ है, कि पूरा डीएनए से आरएनए बनता है। वो देखो, ये मैंने पूरा डीएनए बना लिया। तो बच्चे सोचते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक जो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली स्ट्रैंड होगी, उस स्ट्रैंड में डीएनए बनता होगा, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। पूरे डीएनए से आरएनए नहीं बनता। ऐसा नहीं होता कि पूरे डीएनए से 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ किसी एक स्ट्रैंड से आरएनए बनता। डीएनए में कुछ ऐसे विशिष्ट बाउंड्रियां होती हैं, सेक्शन होता है, खंड होता है, जहां पर क्या होता है, आरएनए बनता है। जिस सेक्शन में डीएनए के जिस सेक्शन में डीएनए आरएनए बनेगा उसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जैसे मान लो ये यहां से लेकर के यहां तक अगर डीएनए से आरएनए बनेगा, तो इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। मतलब ये यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट अगर आरएनए बनाने में इन्वॉल्व है तो इसे क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर भी 3 पार्ट है। एक पार्ट होता है प्रमोटर का, एक पार्ट होता है स्ट्रक्चरल जीन का, और एक पार्ट होता है टर्मिनेटर का। इन 3 चीजें होती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। तो डीएनए का जो पार्ट आरएनए बनाने में इन्वॉल्व है उसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं, और उसमें 3 पार्ट होते हैं, प्रमोटर, जीन और टर्मिनेटर। इन 3 पार्ट को हम देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं। ये बड़ा कर लिया, ये वाला जो पोर्शन है पी, इसे हम बोलते हैं प्रमोटर। ये जो जीन वाला है, जीन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, और जो टी वाला है उसे बोलते हैं टर्मिनेटर। तो जिस भी डीएनए में जहां पर भी आरएनए बन रहा है जिसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं, उसके 3 पार्ट हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। प्रोमोटर किस काम में आएगा, ये प्रोमोटर आता है आरएनए पॉलीमरेज के बाइंड करने। आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे बाइंड होता है। जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज है तो ये सबसे पहले कहां बाइंड होगा, इस प्रोमोटर पे जाके बाइंड होगा। लेकिन प्रोमोटर में आरएनए नहीं बनाता, बस प्रोमोटर बाइंड करने के काम में आता है। लेकिन वास्तव में जब ये आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे बाइंड कर जाएगा, उसके बाद में जब ये चलते हुए कहां जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन में जाएगा। तो स्ट्रक्चरल जीन के टेम्पलेट स्ट्रैंड्स हैं। टेम्पलेट मतलब 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली, कल बताया था 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली टेम्पलेट बोलता है। तो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली स्ट्रैंड पर चलते जब जाएगा तो ये आरएनए बनाते जाएगा। फिर जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज यहां से चलते हुए कहां पड़ेगा, टर्मिनेटर पे जाएगा। तो टर्मिनेटर पे ये आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही पहुंचेगा तो वहां पर कुछ स्पेशल फैक्टर्स आएंगे जो इसको आरएनए बनाने से रोक देंगे, तो वापस बदल जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पार्ट है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। इन तीनों से भी मेन जो आरएनए बनेगा वो कौन सा रीजन बनेगा, स्ट्रक्चरल जीन से। प्रमोटर किस काम में आता है, आरएनए को बाइंड कराने के काम में। टर्मिनेटर किस काम में आता है, आरएनए को टर्मिनेट कराने के काम में, आरएनए बनने को रोकने के काम में आता है। ठीक है, चलिए और समझे इधर। ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से स्ट्रक्चरल जीन चालू हो रहा है, जिस पॉइंट से स्ट्रक्चरल जीन चालू हो रहा है उसे स्टार्ट पॉइंट बोलते हैं। अब इस स्टार्ट पॉइंट के बाद वाले पहले वाले क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, पहले वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम बोलेंगे, और बाद वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे, डाउनस्ट्रीम। तो स्टार्ट पॉइंट के पहले जो रीजन आएगा उसे अपस्ट्रीम, स्टार्ट पॉइंट के बाद जो रीजन आएगा उसे डाउनस्ट्रीम बोलेंगे। डाउनस्ट्रीम में कौन कौन है, स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है और टर्मिनेटर प्रेजेंट है। अपस्ट्रीम में कौन प्रेजेंट है, प्रमोटर प्रेजेंट। ठीक। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये प्रमोटर की लोकेशन बताइए किधर है, तो आप बोलोगे कि सर 5 प्राइम एंड की तरफ है। कोई बच्चे बोलेंगे, कोई बच्चे बोलेंगे 3 प्राइम एंड की तरफ। दोनों बच्चों की बात सही है। इधर मैं पूछूं कि टर्मिनेटर किधर है, तो आप बोलोगे, कोई बोलेगा 3 प्राइम, कोई बोलेगा 5 प्राइम। दोनों की बात सही है, और कंफ्यूजन भी हो सकता है किसके हिसाब से बोले। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा है, जब भी कभी प्रोमोटर और टर्मिनेटर की
लोकेशन बताना होगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर, तो हम कोडिंग स्टैंड के अनुसार बताएंगे। किसके अकॉर्डिंग बताएंगे? कोडिंग स्टैंड के अकॉर्डिंग बताएंगे। कोडिंग स्टैंड में अगर मैंने बोला कि प्रमोटर किधर है, तो आपको कोडिंग स्टैंड के अकॉर्डिंग ही बताना है। आपको बोलना है 5 प्राइम एंड। आपने सिंपल बोला 5 प्राइम एंड, तो मैं समझ जाऊंगा आप कोडिंग स्टैंड के अकॉर्डिंग ही बोल। टर्मिनेटर किधर है? आपने बोला 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्टैंड, तो हाँ, आप कोडिंग स्टैंड नहीं भी बोलोगे तब भी मैं समझ जाऊंगा कि आपने 3 प्राइम बोला है, तो कोडिंग स्टैंड के अकॉर्डिंग ही बोला है, क्योंकि हम सबने बोला माना है कि हम कोडिंग स्टैंड के अकॉर्डिंग ही लोकेशन को डिफाइन करें। तो इस तरीके से अगर प्रमोटर और टर्मिनेटर की लोकेशन को डिफाइन करना हो जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो आपको प्रमोटर की लोकेशन को क्या बोलना पड़ेगा कि ये 5 प्राइम एंड पर है, ऑफ स्ट्रीम। कहां प्रेजेंट है? ऑफ स्ट्रीम रीजन में प्रेजेंट है, लेकिन किधर है? 5 प्राइम एंड पर है। उसी तरीके से टर्मिनेटर की लोकेशन को अगर डिफाइन करना है तो क्या बोलोगे? ये डाउन स्ट्रीम प्रेजेंट है और किधर प्रेजेंट है? 3 प्राइम एंड। किधर प्रेजेंट है? 3 प्राइम एंड। ऐसे आपको बोलना। तो इस स्लाइड में हमने क्या समझा कि डीएनए के जिस भी रीजन में आरएनए बनता है, उस आरएनए में जो रीजन इन्वॉल्व रहता है उसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। उसमें 3 पार्ट होते हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। प्रोमोटर आरएनए पॉलीमरेज के बाइंड कराने में मदद करता है, स्ट्रक्चरल जीन से आरएनए बनता है, टर्मिनेटर आरएनए बनाने को रोकता है। प्रोमोटर कहां प्रेजेंट होता है? 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होता है, अपस्ट्रीम। टर्मिनेटर डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट होगा, 3 प्राइम एंड। ये जो 3 प्राइम एंड की तरफ 5 प्राइम एंड की तरफ बोल रहे हैं, ये हम किस हिसाब से बोल रहे हैं? कोडिंग स्टैंड के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। चलो बच्चों, ये अभी अपन ने बोला था कि ये प्रमोटर है। बताओ प्रमोटर के तरफ जिस स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड होगा वो स्ट्रैंड कौन सी होगी? बताओ प्रमोटर की तरफ जिस स्ट्रैंड का एंड 5 प्राइम होगा वो स्ट्रैंड कौन सी? सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि प्रमोटर कहां प्रेजेंट होता है? 5 प्राइम एंड की तरफ प्रेजेंट होता है, कोडिंग। तो जिस भी स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड होगा वो क्या होगी? कोडिंग। ये कोडिंग हो गई है, सेंस। और जिसका 5 प्राइम एंड नहीं होगा वो क्या होगी? अपोजिट वाली स्ट्रैंड क्या हो जाएगी? टेम्पलेट या एंटी सेंस। एक अगर सेंस है तो दूसरा एंटी सेंस है। वेरी गुड। लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है कि हम क्या करें, हम क्या करते हैं, ये प्रमोटर और टर्मिनेटर की लोकेशंस को स्विच कर देता है। बीच में स्ट्रक्चरल जीन है, इस तरफ अगर हम क्या कर दें? टर्मिनेटर कर दें, और इस तरफ हम क्या कर दें? प्रमोटर कर दें। तो अब अगर आपसे पूछूं मैं कि बताओ ये प्रमोटर इधर आ गया, तो कौन से स्ट्रैंड प्रमोटर की तरफ जिस स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड होता है वो वाली स्ट्रैंड कौन से कहलाती है? बताओ वाली स्ट्रैंड कौन से कहलाती है? सेंस। तो अब नीचे वाली स्ट्रैंड क्या हो जाएगी? सेंस। और ऊपर वाली स्ट्रैंड क्या हो जाएगी? एंटी सेंस। तो पहले नीचे वाली स्ट्रैंड जो एंटी सेंस थी, जो आरएनए बना रही थी, अब ऊपर वाली स्ट्रैंड आरएनए बनाएगी, क्योंकि ऊपर वाली अब क्या हो गई? टेम्पलेट, और नीचे वाली क्या हो गई? कोडिंग। तो कहने का मतलब ये है सिर्फ इतना सा कि प्रमोटर और टर्मिनेटर की जगह को अगर स्विच कर दिया जाए तो कोडिंग और एंटी सेंस स्ट्रैंड या सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। जो पहले सेंस का हुआ करती थी वो अब एंटी सेंस हो जाएगी, जो पहले एंटी सेंस हुआ करती थी वो अब सेंस हो जाएगी। तो ये बात भी माइंड में बिठाना है। इसका एप्लीकेशन आपको बायोटेक्नोलॉजी में बताऊंगा क्या होता है, ठीक है? इसका एग्जैक्टली एप्लीकेशन क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी बताऊंगा। तो ये अभी आप ध्यान रखें कि ऐसा कोडिंग और एंटी सेंस स्ट्रैंड इसके ऊपर डिपेंड रहती है, प्रमोटर और टर्मिनेटर की जगह। प्रमोटर किधर है, टर्मिनेटर किधर है, प्रमोटर टर्मिनेटर के बेसिस पर सेंस और एंटी सेंस बदल सकते हैं। चलिए, ये क्लियर हुआ आपको सबको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को पढ़ने के पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूं। जीन बच्चों को समझ में नहीं आता, जीन टच, तो उस जीन को भी हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ठीक है? जीन क्या है? पार्ट ऑफ डीएनए विच फॉर्म आरएनए। डीएनए का वह पार्ट जो आरएनए बनाता है, चाहे आरआरएनए बनाए, चाहे एमआरएनए बनाए, चाहे टीआरएनए बनाए, कोई भी डीएनए का पार्ट अगर आरएनए बनवाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे।
जैसे यहाँ पर एक ये पूरा डीएनए दिया हुआ है, इसमें एक पार्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट। मान लो ये वाला पार्ट क्या काम में आता है, आरएनए बनाने के काम में आता है, यहां से लेकर के डीएनए का यहां तक काम। नीचे दिख भी रहा है आपको ये आरएनए, आरएनए बनाने के काम। तो इस पूरे क्षेत्र को क्या बोलेंगे, इस रीजन को क्या बोलेंगे, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, जीन। क्या बोलेंगे, जीन। अगर मान लो यहां पर ये वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट अगर ये एमआरएनए बनाने के काम में आ रहा है तो इसे भी हम क्या कहेंगे, जीन है। अगर ये वाला पार्ट अगर ये टीआरएनए बनाने के काम में आ रहा है तो इस पार्ट को भी हम क्या बोलेंगे, जीन है। तो जीन क्या होता है, पार्ट ऑफ डीएनए विच फॉर्म आरएनए। और साथ साथ में एक और डेफिनेशन, पार्ट ऑफ डीएनए विच डज नॉट फॉर्म आरएनए बट इन्वॉल्व इन जीन रेगुलेशन आल्सो कॉल्ड। मतलब डीएनए का वो पार्ट जो आरएनए बना रहा हो तो जीन कहला ही रहा है, लेकिन जो आरएनए नहीं भी बना रहा है और उसका रोल कहाँ है, जीन रेगुलेशन में रोल है। जैसे मान लो ये वाला यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट है, ये किसी प्रकार का कोई आरएनए नहीं बनाता, लेकिन इसका रोल किसमें है, जीन रेगुलेशन में है। किसमें है, जीन रेगुलेशन में है। तो जीन रेगुलेशन में इसका अगर रोल है तो इस पार्ट को भी हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। अब जीन रेगुलेशन क्या होता है ये अभी आपको बताया नहीं, तो बस अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि जीन क्या है, किसी ने पूछा तो आपको आंसर क्या करना है, जीन वह डीएनए का पार्ट है जो या तो आरएनए बनाए या आरएनए नहीं भी बनाता हो और जीन रेगुलेशन में जिसका रोल हो उसे हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। ये सब भी जीन है क्योंकि ये 3 के 3 आरएनए बना रहा है, ये भी जीन ही है, ये भले आरएनए नहीं बना रहा है लेकिन इसका रोल किसमें है, रेगुलेशन में रोल, जीन रेगुलेशन में रोल। अब जीन रेगुलेशन क्या होता है ये बात करो। चलिए बच्चों, ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट। बताओ ये वाला जीन जो है ये भी डीएनए ही है, ये जीन है ये भी डीएनए है, ये जीन है ये भी डीएनए है, ये जीन है ये भी डीएनए। जितने भी जीन है वो सब डीएनए ही तो है, लेकिन ऑल डीएनए जीन नहीं होता। यहां पर देखो ये वाला डीएनए, ये डीएनए तो है लेकिन ये जीन नहीं है। यहां डीएनए तो है लेकिन ना तो आरएनए बना रहा है ना रेगुलेशन में काम में आ रहा है, तो उसको आप जीन नहीं बोल सकते। तो क्या बोलेंगे, ऑल जीन्स आर डीएनए। जितने भी जीन्स होते हैं वो सब डीएनए होते हैं, लेकिन ऑल डीएनए आर नॉट जीन। ठीक है, एक सेकंड बच्चों। बच्चों ये समझ में आया आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। सिस्ट्रोन क्या होता है, सिस्ट्रोन, सिस्ट्रोन को समझते हैं। सिस्ट्रोन सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव इंफॉर्मेशन ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड चेन। कहना क्या मतलब है कि डीएनए का वो सेगमेंट जो एक पॉलीपेप्टाइड बनाने के काम में आता हो, जो वन पॉलीपेप्टाइड बनाने के काम में आता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्ट्रोन भी बोलते हैं। अच्छा आप मुझे बताओ, ये डीएनए का सेगमेंट है, क्या इस सेगमेंट से जो आरएनए बना, इस आरएनए में प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है? नहीं, प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन आरएनए में थोड़ी नहीं। तो बोलेंगे इस जीन को हम सिस्ट्रोन नहीं कह सकते क्योंकि ये प्रोटीन बनाने में मदद नहीं करेगा, इसमें प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन नहीं। अच्छा मैं बोलूं कि बताओ ये वाले सेगमेंट में क्या प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है? तो बोलोगे नहीं सर, क्योंकि ये पार्ट क्या बना रहा है, ये पार्ट तो टीआरएनए बना रहा है, और टीआरएनए में थोड़ी ना इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने की। मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या ये जो पार्ट है डीएनए का, इसमें प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है? तो बोलोगे हाँ है, क्योंकि इस पार्ट ने ये एमआरएनए बना रहा है और एमआरएनए ही आगे चल करके क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो डीएनए का वो सेगमेंट जो एमआरएनए बना रहा है, या उसको दूसरे शब्दों में क्या बोले, वो सेगमेंट जो प्रोटीन बना रहा है, उसे हम जीन के साथ साथ, जीन तो कहेंगे कहेंगे, एमआरएनए बना रहा तो जीन तो कहेंगे कहेंगे, लेकिन जीन के साथ साथ में क्या कहेंगे, सिस्ट्रोन भी कहेंगे। तो डीएनए का वह सेगमेंट जो एमआरएनए बनाता है,
स्पेसिफिकली एमआरएनए बनाता है, या फिर बोले कि प्रोटीन बनाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टोन भी कहेंगे। बताओ जीन बड़ा कि सिस्टोन बड़ा? ब्रॉड टर्म कौन सी है? जीन ब्रॉड टर्म है कि सिस्टोन ब्रॉड टर्म? जीन ब्रॉड टर्म है, क्योंकि जीन में तो आरआरएनए भी बनाने वाला है, टीआरएनए भी बनाने वाला है, एमआरएनए बनाने वाला है, रेगुलेशन करने वाला, सबको जीन बोलते हैं। लेकिन सिस्टोन किसको बोलते हैं? जो सिर्फ एमआरएनए बनाता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, सिस्टोन कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर सबको? काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो थोड़ा 2-4 दिन तक बहुत अच्छे से आपको समझना होगा बेटा, ऊपर ऊपर काम नहीं चलेगा, अच्छे से समझना होगा, घर पे रिवाइज भी करना होगा। चलो अब प्रोकैरियोट की बात करते हैं। प्रोकैरियोट किसकी बात करेंगे? प्रोकैरियोट की। प्रोकैरियोट के अंदर किस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन होता है उसकी बात करें। ये मैंने प्रोकैरियोट के अंदर कोई ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बना दी, क्योंकि इसमें क्या है, प्रमोटर भी है, स्ट्रक्चरल जीन भी है, टर्मिनेटर भी। तो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये स्टार्ट पॉइंट हुआ जहां से आरएनए बनाना चालू होगा, जहां से स्ट्रक्चरल जीन चालू हो रहा है। चलिए बच्चों, प्रोकैरियोट के अंदर देखो ये इस प्रकार से डीएनए है प्रोकैरियोट से, ऐसा डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। अब प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बहुत जगह है, इसको एक जगह थोड़ी ना होती कि एक ही ट्रांसक्रिप्शन, बहुत सारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो सकती है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यहाँ पर भी, जितने जीन्स होंगे उतनी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होगी। ऐसी बहुत सारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, और हर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पार्ट है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो प्रमोटर है उसको आरएनए पॉलीमरेज पहचानता कैसे, देखेंगे। अरे भाई इतना बड़ा डीएनए है, डीएनए में कहीं पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बहुत सारी जगह है, तो आरएनए पॉलीमरेज को समझ में भी तो आना चाहिए ना कि भाई ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है कहां, तो बताने वाला भी होना चाहिए, कोई जगह होना चाहिए डीएनए में। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो 3 पार्ट होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, इनमें जो प्रमोटर होता है, इस प्रमोटर में कुछ कंजर्व्ड सीक्वेंसेस रहता है। कंजर्व्ड सीक्वेंसेस मतलब फिक्स्ड सीक्वेंसेस। तो बोलेंगे कि प्रोकैरियोट के अंदर कोई सी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो, हजारों ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स हैं, और हर एक प्रोकैरियोट में हजारों ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स, लेकिन हर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के प्रमोटर रीजन में कुछ कंजर्व्ड सीक्वेंस है, कुछ फिक्स्ड सीक्वेंस है। जिन फिक्स्ड सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रिब्नोबॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिब्नोबॉक्स। और ये जो फिक्स्ड सीक्वेंस होता है प्रोकैरियोट में, जो प्रमोटर रीजन में होता है, ये होता है TATAAT, ये वाला सीक्वेंस, ठीक है। ये सीक्वेंस स्टार्ट पॉइंट के 10 बेस पेयर बाद में होता है। कितने बेस पेयर? 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम में होता है। 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम मतलब -10 पोजीशन। पहले 1 2 3 4 5 ऐसे पीछे जाओगे तो 10 बेस पेयर पीछे की तरफ जाओगे तो ये सीक्वेंस आपको देखने को। तो प्रोकैरियोट का जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर को, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की प्रमोटर को इसी फिक्स्ड सीक्वेंस की वजह से पहचानता है और यहां आकर के बाइंड होता है। तो इस तरीके से प्रोकैरियोट में क्या होता है, प्रोकैरियोट में प्रिब्नोबॉक्स। चलो यूकैरियोट की बात करते हैं। यूकैरियोट के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, बहुत सारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है डीएनए में। अब हमारे आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जाना है, प्रमोटर में बाइंड करना है, फिर स्ट्रक्चरल जीन से आरएनए बनाना है, तो पहचानने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो पहचानने के लिए प्रमोटर रीजन के अंदर एक रीजन प्रेजेंट होता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, एक फिक्स्ड सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, एक कंजर्व सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, TATAAA। ये भी हो सकता है, या फिर TATATAT, ये भी हो सकता है। इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, टाटा बॉक्स या हॉगनेस बॉक्स बोलते हैं। और ये स्टार्ट पॉइंट के कितने पीछे होगा, -20 पोजीशन। 20 बेस पे पीछे की तरफ जाओगे तो ये। तो आपको अच्छे से ध्यान क्या रखना है,
प्रोकैरियोट के प्रमोटर रीजन में, प्रोकैरियोट के प्रमोटर रीजन में -10 पोजीशन पे क्रिप्टो बॉक्स होता है और यूकैरियोट के प्रमोटर रीजन में -20 पोजीशन पर टाटा बॉक्स होता है और होता है टाटा बॉक्स या ऑर्गेनाइज बॉक्स होता है। ये अच्छे से ध्यान रखना। सबको क्लियर हुआ? सिंपल बात याद रखनी है, सिंपल बात याद रखनी है ना। क्या उसमें कौन सा अपना माथा लगाओगे अगर तो कभी समझ में नहीं आएगा। जो बोला जा रहा है सिर्फ वो समझने की कोशिश करो कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर है और जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उन सब के ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के प्रमोटर में -10 पोजीशन पर क्रिप्टो बॉक्स है। यूकैरियोट में प्रमोटर के -20 पोजीशन पे टाटा बॉक्स। ना समझ रहा है? अगर आपने मन के डाउट निकाल के लेके आओगे कि ऐसा होता होगा, क्या होता होगा, तो थोड़ी समझ पाए। अरे बॉक्स थोड़ी ना कुछ लगा हुआ है, बॉक्स तो नाम है उसका। अरे मेरे भाई वो सीक्वेंस का नाम है, ऐसा ना समझना है कि वो डीएनए के ऊपर एक बॉक्स लगा हुआ है। उस सीक्वेंस को बोलते हैं प्रिमनो बॉक्स। ठीक है, वो सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? प्रिमनो बॉक्स को बोलते हैं। ये सीक्वेंस को TA इसको बोलते हैं टाटा बॉक्स। ऐसा कोई बॉक्स थोड़ा नहीं लगा हुआ है कि वहां पर एक प्लास्टिक का बॉक्स ला के लगा दिया। ठीक है, और ये किस काम में आता है? प्रमोटर के आइडेंटिफिकेशन के काम में आता है। अरे इतना बड़ा डीएनए है, कहीं कहीं पर ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स तो होगी, कहीं कहीं पर ही आरएनए बनाना है, तो पहचानेंगे कैसे कि कौन से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है? तो आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के प्रमोटर में किसको पहचानता है? प्रिमनो बॉक्स को पहचानता है या डाटा बॉक्स को पहचानता है? यूकैरियोट, प्रोकैरियोट में प्रिमनो बॉक्स को पहचानता है। ये कुछ कंजर सीक्वेंसेस को बॉक्स बोलता है, ऐसा नहीं है कि वो प्लास्टिक का बॉक्स लगा दिया। चलिए अब प्रोकैरियोट की कहानी सुनते हैं। किसको पढ़ेंगे? प्रोकैरियोट को। प्रोकैरियोट के अंदर देखो ये लगा हुआ है बॉक्स TA प्रिमनो बॉक्स। ये कोई बॉक्स नहीं है, ये सीक्वेंस है। ये दिख भी रहा है -10 पोजीशन, मतलब -10 मतलब स्टार्ट पॉइंट के पीछे जा रहे हैं, अब स्ट्रीम में जा रहे हैं। अब क्या करेगा? ये मान लो टाटा, ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, यहां पर अब कौन आएगा? आरएनए पॉलीमरेज आएगा। और आरएनए पॉलीमरेज इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के प्रमोटर रीजन को इसकी मदद से पहचानेगा। प्रिमनो बॉक्स तो है उसमें, प्रिमनो बॉक्स को ही रिकॉग्नाइज करेगा, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज किसकी हेल्प लेगा? सिग्मा। आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज बोल रहा हूं मतलब कोर एंजाइम अकॉर्डिंग टू इनसाइट। आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर से बाइंड होना है तो उसके लिए वो किसकी मदद ले रहा है? सिग्मा फैक्टर की मदद ले रहा है। और सिग्मा फैक्टर की मदद से वो उसने प्रमोटर के प्रिमनो बॉक्स को पहचान लिया और वो वहां पर जाकर के बैठ गया। बैठने के बाद क्या करेगा? बैठने के बाद में ये इनिशिएशन चालू हो गया। बैठ गया मतलब इनिशिएशन चालू हो गया। 3 स्टेप्स में पढ़ेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इनिशिएट कर रहा है तो बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर की मदद से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के प्रमोटर को पहचान गया। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का जो प्रमोटर है उस प्रमोटर के कौन सा रीजन को पहचाना? प्रिमनो बॉक्स को पहचाना आरएनए पॉलीमरेज ने सिग्मा फैक्टर की मदद से। ठीक है, ये पहचान लिया। अच्छा, पहचानने के बाद क्या करेगा? जहां जैसे ही प्रिमनो बॉक्स को बैठेगा प्रमोटर रीजन में तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने लगेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। लेकिन प्रमोटर रीजन में ये किसी भी प्रकार का कोई आरएनए नहीं बनवाया। प्रमोटर रीजन में, इस पूरे रीजन में यहां से लेकर के यहां तक किसी भी प्रकार का कोई आरएनए नहीं बनाया। आरएनए कहां से बनाना चालू करेगा? स्ट्रक्चरल जीन से बनाना चालू। तो आगे बढ़ रहा है, देखो आगे बढ़ रहा है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड तो ब्रेक वापस बन जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड ये ब्रेक हुए वापस बन जाएंगे, लेकिन आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब स्ट्रक्चरल जीन में जा रहा है, ये स्ट्रक्चरल जीन में गया। देखो प्रमोटर रीजन में किसी प्रकार का आरएनए नहीं बना।
लेकिन आप जैसे ही ये गया स्ट्रक्चरल जीन, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना था, ये फर्स्ट बेस है, यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है। चलो इसकी जगह ये तो लाइन ऐसी बनी हुई है, ये स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। तो यहां से स्ट्रक्चरल जीन चालू हो रहा है, तो यहां से बनाना पड़ेगा। तो क्या करेगा, देखो ये जी के सामने क्या आना चाहिए, अच्छा ये ऊपर की 5 प्राइम एंड है, नीचे की 3 प्राइम, नीचे की 3 प्राइम है, ऊपर की 5 प्राइम। तो डीएनए किससे बनेगा, नीचे वाली से बनेगा कि ऊपर वाली से, नीचे वाली से बनेगा कि ऊपर वाली से बनेगा, डाउन वाली से, नीचे वाली से, ठीक है। चलिए ये जो जी है, जी के सामने क्या लाएंगे, सी लाएंगे, जी के सामने सी लाएंगे। लेकिन जो सी आएगा, न्यूक्लियोटाइड आएगा, वो ट्राइफॉस्फेट में आएगा कि मोनोफॉस्फेट में आएगा। जब भी न्यूक्लिक एसिड की चेन बनाते हैं तो जो सबस्ट्रेट आते हैं वो कौन से फॉर्म में आते हैं, ट्राइफॉस्फेट। तो सी सीटीपी के फॉर्म में आ गया। सीटीपी में क्या करेंगे हम, ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये सीटीपी को तोड़ेगा, ये सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा, तोड़ेगा तो 2 फॉस्फेट निकलेंगे और 2 फॉस्फेट को ब्रेक करेगा तो एनर्जी निकलेगी। उसी एनर्जी का यूज करके यहाँ पर पहले सी बैठ जाएगा, फिर इस सी के सामने क्या आएगा, जी आएगा। तो पहले सीटीपी आया, अब कौन आएगा, जीटीपी आएगा। जीटीपी भी ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आएगा, 2 फॉस्फेट ब्रेक करेगा, एनर्जी निकलेगी, उसी एनर्जी का यूज करके इनके बीच में से बॉन्ड बनेगा। फिर ए के सामने क्या आएगा, यू आएगा, यूटीपी, यू कौन से फॉर्म में आएगा, यूटीपी के फॉर्म में। यूटीपी में से 2 फॉस्फेट निकालेंगे, 2 फॉस्फेट जो निकले उनमें से एनर्जी लेंगे और उस एनर्जी का यूज करके इस यू को भी यहाँ पर निकालेंगे। तो इस तरीके से एक चेन बन रही। तो हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तो ब्रेक कर ही रहा है, पीछे की तरफ क्या बनाते जा रहा है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में आरएनए की चेन भी बनाते जा रहा है। और ये जो बन गई है आरएनए की चेन, इस चेन को बाहर भी निकालता जाएगा, ऐसा नहीं कि उस डीएनए के अंदर ही रहेगी, बाहर भी निकालता जाएगा। तो देखो ये बाहर इस तरीके ये बाहर निकल, तो ऐसे बाहर भी निकालते जाएंगे। चलिए ये बाहर निकलने के बाद में अब हम क्या देखेंगे कि ये छोटी सी चेन बन गई। अब इस सिग्मा फैक्टर को समझ में आ गया कि अभी आरएनए पॉलीमरेज अपना काम कर लेगा। मैंने इसको पहले प्रोमोटर पे बाइंड करवा दिया था, पहचानने में मदद कर दी थी, थोड़ी सी चेन भी बनवा दी है, अब ये अपना काम कर लेगा, मतलब प्रोसेस इनिशिएट हो गई। तो ये सिग्मा फैक्टर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, सिग्मा फैक्टर निकल जाएगा कि अब मेरा काम हो गया। तो ये सिग्मा फैक्टर क्या हो जाएगा, अच्छा जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेगा, जैसे जैसे पीछे की तरफ आरएनए बनाते रहेगा, आरएनए को बाहर निकालते रहेगा, तो पीछे की तरफ इसे हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनते जाएंगे। चलिए फिर इसके बाद में छोटी सी चेन बन जाती है, उसके बाद में क्या बोलेंगे कि ये सिग्मा फैक्टर ऐसे निकल जाएगा। जैसे ही सिग्मा फैक्टर निकला तो हम बोलेंगे अब क्या चालू होगा, एलोंगेशन। क्या चालू होगा, एलोंगेशन। एलोंगेशन में क्या होगा, अकेला सिग्मा फैक्टर नहीं है, देखो अब अकेला कौन है, आरएनए पॉलीमरेज, जो अकेला ही आगे बढ़ रहा है, आगे की तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा है, पीछे की तरफ 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर चेन बना रहा है और चेन को ऐसे बाहर भी निकाल रहा है, और पीछे की तरफ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड भी अपने आप बनते जाते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस चल रही है, एलोंगेशन ऐसा चलता जाएगा। फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टेप है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज से आगे बढ़ते हुए जाएगा, आरएनए बनाते जा रहा है, लेकिन जैसे ही टर्मिनेटर रीजन में पहुंचेगा तो इसके ऊपर एक फैक्टर आ जाएगा, रो फैक्टर, और वो रो फैक्टर क्या करेगा, इस आरएनए पॉलीमरेज को यहां से बाहर निकाल देगा। तो हम समझ जाएंगे कि आरएनए बनना बंद। तो इस तरीके से प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें, वापस से रिवाइज कराता हूं, प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर की जरूरत है। आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर ने मिलकर के पहले प्रमोटर के प्रिमो बॉक्स को पहचाना, बैठ गए, आगे बढ़े, प्रमोटर में आरएनए नहीं बनाया, आगे बढ़े, स्टार्ट पॉइंट से आरएनए बनाया, छोटी सी आरएनए की चेन बनना जब स्टार्ट हो गई तो उसके बाद सिग्मा फैक्टर निकल गया।
जब सिग्मा फैक्टर निकल गया तो कौन सी प्रोसेस है? एलोंगेशन। एलोंगेशन अकेला किसने करवाया है? आरएनए पॉलीमरेज ने, या किसी भी दूसरे फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, अकेला आरएनए पॉलीमरेज ही काम करा। और तीसरे में जब ये आरएनए पॉलीमरेज कहां पहुंचा? टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचा, तो वहां पर क्या आएगा? रो फैक्टर, और रो फैक्टर की मदद से वो आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर से निकल गया और आरएनए बन गया। तो ये तो हुआ प्रोकैरियोट की कहानी। अब यूकैरियोट के अंदर भी ऐसा ही होता है, ये मान लीजिए, बस वहां पर कोई ऐसा स्पेसिफाई नहीं है कि ये सिग्मा फैक्टर है, कि ये टर्मिनेटर फैक्टर है, कि ये रो फैक्टर है, सब कुछ नाम। हमारे यूकैरियोट में सिंपल नाम है, इनिशिएशन फैक्टर। शुरुआत में कराने वाले जो फैक्टर काम में आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनिशिएशन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, शुरुआत कराने। तो सिग्मा फैक्टर करके नाम नहीं होता, वहां पर क्या होता है? इनिशिएशन। और टर्मिनेशन कुछ अलग ही तरीके से यूकैरियोट में होता है, जो आपको समझना है, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यूकैरियोट के अंदर कोई सिग्मा फैक्टर वगैरह नहीं होता। सिग्मा फैक्टर की जगह बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं जो इनिशिएट करवाते हैं, और टर्मिनेशन के लिए वहां तो कोई ऐसा रो फैक्टर वगैरह नहीं होता, कुछ अलग ही तरीके से टर्मिनेशन होता है जो आपके कोर्स में, तो यूकैरियोट को नहीं मिलता। यहां तक क्लियर हुआ सबको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो कहानी थी आरएनए बनाने की। कल पढ़ा था आरएनए कितने प्रकार के हैं, आज पढ़ा आरएनए बनता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आरएनए बन तो गया, और बनने के बाद उसमें क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। आरएनए यूकैरियोट की बात कर रहे हैं, हम प्रोकैरियोट की बात नहीं कर रहे, इसकी बात कर रहे हैं यूकैरियोट। तो यूकैरियोट के केस में देखते हैं। यूकैरियोट के केस में जो स्ट्रक्चरल जीन होता है, जो भी अपन ने पढ़ा, जिससे आरएनए बनता है, उस स्ट्रक्चरल जीन को हम स्प्लिट जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लिट जीन। और ये स्प्लिट जीन सिर्फ कहां मिलता है? यूकैरियोट्स में मिलता है। स्प्लिट जीन क्या होते हैं देखते हैं। जैसे मान लो यहां पर था प्रमोटर, यहां पर था टर्मिनेटर, और ये बीच में था स्ट्रक्चरल जीन। लेकिन इस स्ट्रक्चरल जीन में देखो कुछ पार्ट फंक्शनल है और कुछ पार्ट नॉन फंक्शनल, फिर फंक्शनल पार्ट। तो बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन पूरा फंक्शनल नहीं, फंक्शनल पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज स्प्लिटेड बाय नॉन फंक्शनल पार्ट। दैट्स व्हाई इस टाइप के जीन्स को हम क्या बोलेंगे? स्प्लिट जीन। क्योंकि जीन कंटिन्यूअस पूरा का पूरा फंक्शनल नहीं, उसमें नॉन फंक्शनल पार्ट भी है, मतलब फंक्शनल पार्ट इज स्प्लिटेड, इसलिए फंक्शनल पार्ट को क्या कर दिया गया है? स्प्लिट कर दिया गया। इसलिए ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं? स्प्लिट जीन बोलते हैं। अच्छा, ये स्प्लिट जीन हुआ, और ये स्प्लिट जीन कहां मिलता है? सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलता है। हम यूकैरियोट की कहानी समझने जा रहे हैं, यूकैरियोट की। चलो मान लो प्रमोटर पे आया, आरएनए पॉलीमरेज बैठ गया, इससे एक आरएनए बनाया, टर्मिनेटर में बन, अपन ऐसा मान लिया ये बन गया है हमारे, ये बन गया आरएनए। जो आरएनए बनता है, आरएनए का जो पार्ट फंक्शनल पार्ट से बन रहा है, जीन के फंक्शनल पार्ट से बन रहा है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। और जो आरएनए का पार्ट नॉन फंक्शनल पार्ट से बन रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रॉन बोलते हैं। जो फंक्शनल पार्ट से बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन, और जो नॉन फंक्शनल पार्ट से बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रॉन, इंट्रॉन की। इस तरीके से एक आरएनए का टुकड़ा बना। अरे प्रोमोटर आ गए तो सही भाई, ये क्या लिखा हुआ है? यहां से स्ट्रक्चरल जीन की बात हो रही है। स्ट्रक्चरल जीन जिससे आरएनए बन रहा है वो फंक्शनल भी है और नॉन फंक्शनल पार्ट भी रखता है। तो जो आरएनए बना उसमें एक्सॉन्स भी है और इंट्रॉन्स भी। और बनने वाला जो आरएनए होता है ना, इस आरएनए को हम क्या बोलते हैं? एशियन आरएनए बोलते हैं, एशियन आरएनए। इसका पूरा नाम क्या है? हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए।
और ये आरएनए जो बनता है ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसको एंड से एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम कट कर सकता है, इसको 3 प्राइम एंड से भी एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या कर सकता है, कट कर सकता है। इसलिए इसकी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही यूकेरियोट में आरएनए बनता है उसको एचएनआरएनए कहते हैं और वो अनस्टेबल होता है, उसको कट लगा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या है, इंट्रॉन भी तो है, ऐसे रीजन भी है जो आगे चल करके किसी भी प्रकार का प्रोटीन नहीं बनाए, क्योंकि वो तो किससे बना है, नॉन फंक्शनल पार्ट से बना है। और नॉन फंक्शनल पार्ट से अगर ये बना है इंट्रॉन, इंट्रॉन आगे चल करके प्रोटीन बनाने में कोई रोल नहीं। तो हमें क्या करना हो, हमें यूकेरियोट्स के अंदर इस एचएनआरएनए की हमें मॉडिफिकेशन करना हो। मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इस ट्रांसक्रिप्शन के बाद तो हमारे यूकेरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के बाद तो हमें क्या करना होगा, जो आरएनए बना एचएनआरएनए उसका मॉडिफिकेशन करना, उसके एंड मजबूत करना होगा, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, और उसमें से इंट्रॉन को भी क्या करना होगा, हटाना होगा, क्योंकि ये भी आगे चल करके प्रोटीन बनाने में इसका कोई रोल नहीं है। तो चलो करते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन जो मॉडिफिकेशन हो रहे हैं दे आर नोन एज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो चलो स्टेबलाइजेशन देखते हैं। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, चलिए इसमें अब हम 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड जो है इन्हें मजबूत बनाते हैं। 5 प्राइम एंड जो है इस पर हम एक स्पेशल, एक अलग ही प्रकार का न्यूक्लियोटाइड ऐड करें जो नॉर्मली होता नहीं है आरएनए में। नाम क्या है उसका, 7 मिथाइल गाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 7 मिथाइल गाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये इसका नाम है। और ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड का जो गाइनोसिन होता है उसमें 7th पोजीशन में मिथाइल नहीं होता है, इसमें 7th पोजीशन पे क्या लगा दिया, मिथाइल। और साथ ही साथ जो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड होता है उसको उसमें एक ही फॉस्फेट होता है। ये कितने फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है, 3 फॉस्फेट से। अच्छा, ये 7 मिथाइल गाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड है, जो सामान्यतः आरएनए में नहीं मिलता, इसको यहाँ पर ऐड कौन कराता है, इसको यहाँ पर ऐड कराने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है ग्वाइनाइल ट्रांसफरेज। क्या नाम है, ग्वाइनाइल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम इसको यहाँ पर ऐड करता है। अच्छा, इसको यहाँ पर ऐड करने की इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिससे कैप लगा दिया हो आरएनए को, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, कैपिंग बोलता है। अच्छा, ये कैपिंग करने के बाद में जो एक्सोन्यूक्लियस यहाँ पर कट लगाया करते थे, अब वो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम इस 5 प्राइम एंड को पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 5 प्राइम एंड पे जो न्यूक्लियोटाइड लगा हुआ है वो 3 फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है, और साथ में उसमें क्या लगा हुआ है, 7th पोजीशन में मिथाइल लगा हुआ है। और 7th पोजीशन में मिथाइल लगा है, एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड है ये, तो इस न्यूक्लियोटाइड को हमारे एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम पहचान नहीं पाएंगे, तो 5 प्राइम एंड से कट नहीं लगेगा। उसी तरीके से 3 प्राइम एंड पे भी मॉडिफिकेशन करता है। 3 प्राइम एंड पे हम क्या करेंगे, ऐसे खूब सारे ए लगा देंगे। ऐसे कितने ए लगा देंगे, कितने एडिनाइलिक एसिड लगा देंगे, ऐसे 200 से 300 ए लगा देंगे, और एक तेल बना देंगे, एक पुश बना देंगे, जिसे बोलेंगे पॉली ए टेल, पॉली ए टेल बोलेंगे, और प्रोसेस का नाम क्या रहेगा, टेलिंग। अच्छा, ये ए लगाने वाला जो एंजाइम है, ये एंजाइम जो ए लगा रहा है, ये किसी को देख करके नहीं लगा रहा है। जिससे आप बोलोगे कि सर ये इतना आरएनए जो बना है, ये आरएनए जो आप पहले से बना करके लेके आए हैं, ये आरएनए तो हमने डीएनए को देख करके बनाया, डीएनए के स्ट्रक्चरल जीन से बनाया, तो डीएनए को देख करके बनाया, टेम्पलेट, डीएनए की टेम्पलेट को देखा, उसके हिसाब से बनाया। लेकिन जो ये बाद में ए जोड़ रहे हैं, ये हम किसी को देख करके नहीं जोड़ रहे हैं, ये अपने आप जोड़ रहा है एंजाइम। तो जो भी एंजाइम यहाँ पर ए जोड़ेगा 200 से 300, वो एंजाइम कैसे काम कर रहा है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में काम करना मतलब
किसी को देखे बगैर वो यहाँ पर ए जोड़ रहा है, तो उस एंजाइम को क्या बोलेंगे? यहाँ पर एडिनाइलेट रेसिड्यूज कितने जोड़ेंगे? 200 से 300। एडिनाइलेट रेसिड्यूज आर एडेड इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर बाय कौन से एंजाइम से? पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या है? ए जोड़ने वाले एंजाइम का नाम पॉली ए पॉलीमरेज है, और ये बिल्कुल बिना किसी टेम्पलेट को देखे बगैर ये अपने आप यहाँ पर जोड़ता है, और इसे 200 से 300 ए जोड़ देता है। आप बोलोगे कि सर इस 5 प्राइम एंड पर तो 7th पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, तो समझ में आया कि एक्सोन्यूक्लियस यहाँ ये अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड है जिसको पहचान नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर तो खूब सारे ए लगे हुए हैं, और ये तो नॉर्मली होता है आरएनए में, तो इसको तो कितना बड़ा भी ए लगो, अगर वहां से कट करते लाएगा तो काट सकता है हमारा एक्सोन्यूक्लियस। बोलेंगे काटने तो क्या दिक्कत? जब तक ये 200 से 300 ए को कट करके लेके आएगा, इतनी देर में तो हमें इस आरएनए से क्या बनवा लेंगे? प्रोटीन बनवा लेंगे। प्रोटीन क्या कर लेंगे? बना करके कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद एमआरएनए मर जाए तो मर जाए, डिग्रेड हो जाए तो हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान ये रखना है कि 5 प्राइम एंड पर केपिंग होती है और 3 प्राइम एंड पर टेयरिंग होती है। ठीक है, समझ में आया? और दोनों ने क्या प्रोवाइड करा? स्टेबिलिटी प्रोवाइड। अब हम देखें इधर, तीसरा काम हमारा क्या है? तीसरा काम है इंट्रॉन को हटाना। इंट्रॉन को हटाना बोलो या एक्सोन को जोड़ना बोलो, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन बोले या एडिशन ऑफ एक्सोन बोले, कोई भी बोल दो। इस प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं इसे? स्प्लाइसिंग बोलते हैं। और ये जो स्प्लाइसिंग प्रोसेस होती है जिसमें इंट्रॉन को हटाया जाता है, जो इंट्रॉन हटाया जाता है जिसे स्प्लाइसिंग बोलते हैं, ये एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स की कर पाता है। उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? एसएनआरएनए, एसएनआरएनपी और कुछ प्रोटीन्स। एसएनआरएनए मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, और एसएनआरएनपी मतलब स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ये प्रोटीन ऐसा, तो ये कुछ प्रोटीन्स और कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के आरएनए का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, और वो कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? इंट्रॉन को रिमूव करेगा। देखते हैं कैसे करता है। ये जो स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करेगा? एक्सोन और इंट्रॉन का जो जंक्शन है वहां पर जाकर के बैठ जाएगा। तो यहाँ पर एक्सोन और इंट्रॉन का जंक्शन ये है, तो यहाँ पर आके बैठ गया। यहाँ पर एक्सोन और इंट्रॉन का जंक्शन यहाँ है, तो यहाँ पर आके बैठ गया। इस स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है? एसएनआरएनए है, एसएनआरएनपी है, और कुछ और भी प्रोटीन्स है जो एंजाइम की तरह काम करेंगे, जैसे आरएनए लाइगेज हो गया, ये सब रहेंगे। यहाँ पर भी एसएनआरएनए है, एसएनआरएनपी है, और कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, अब क्या करेगा? ये जो स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स एक्सोन और इंट्रॉन के जंक्शन पे बैठा है, ये यहाँ पर क्या करेगा? एक्सोन और इंट्रॉन के बीच में कट लगाएगा। कट ऐसे कट लगा दी, और कट लगाने के बाद ये जो इंट्रॉन आया इसको यहाँ से क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। और इंट्रॉन को तो रिमूव कर देगा, लेकिन एक्सोन जो है, यहाँ का एक्सोन और यहाँ का जो एक्सोन है, इन दोनों एक्सोन को क्या करेगा? आपस में जोड़ देगा। इसे आपस में दोनों एक्सोन को क्या करेगा? जोड़ देगा। ठीक है, कनेक्ट करेगा। तो अल्टीमेट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इस प्रकार का। इंट्रॉन रिमूव हो गया है, एक्सोन जुड़ गए हैं, 5 प्राइम पोजीशन पे कैपिंग हो गई है, 3 प्राइम पोजीशन पे टेलिंग हो गई है। इस पूरे स्टेबल, और जहां इंट्रॉन नहीं है, ऐसे आरएनए को आप क्या बोलेंगे? एम आरएनए बोलते हैं। पहले जो आरएनए था उसे क्या बोलते थे? एचएन आरएनए बोलते थे। तो यूकेरियोट में जो बनता है अपना ट्रांसक्रिप्शन, उसे एचएन आरएनए बोलता है। और एचएन आरएनए में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन जो होता है, कैपिंग टेलिंग हो जाती है, स्लाइसिंग हो जाती है, तो उसके बाद उसे हम क्या बोलते हैं? एम आरएनए। ठीक है,
क्या स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स प्रोकैरियोट में होता है? बोलो, क्या स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स प्रोकैरियोट में मिलेगा? नहीं। ये प्रोसेस जो मैंने पढ़ाई माइंड में बिठा लेना, ये कहां होती है? यूकैरियोट में होती है। प्रोकैरियोट में ऐसी प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन अनेक प्रकार के बन सकता है, बस ये ध्यान रखना, वो बनेंगे पता चल जाएगा कैसे बनेंगे। प्रोकैरियोट में नॉन फंक्शनल डीएनए नहीं होता। चलो, ये स्प्लाइसिंग की प्रोसेस या ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, ये कहां होता है? यूकैरियोट में तो होता है, लेकिन यूकैरियोट में भी कहां होता है? तो बोलेंगे इट अकर्स इन अ न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की न्यूक्लियस में होता है। देखो इसको थोड़ा शॉर्ट में, हमारा डीएनए कहां था? न्यूक्लियस में था। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या बनेगा? सबसे पहले एचएनआरएनए बनेगा, फिर एचएनआरएनए से क्या बनाएंगे? स्प्लाइसिंग करके एमआरएनए बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या लगा देंगे? केपिंग। यहाँ पर क्या लगा देंगे? टेलिंग। ऐसे केपिंग टेलिंग करके एमआरएनए बनाएंगे। तो ये जो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस हो रही है कहां हो रही है? न्यूक्लियस में हो रही है। या बोले पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहां हो रहा है? न्यूक्लियस में। ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस ये लिखा भी तो है यहाँ पर, न्यूक्लियस। अच्छा, अब ये एमआरएनए बन गया। अब ये एमआरएनए कहां जाएगा? अच्छा, आरआरएनए कैसे बनता है, टीआरएनए कैसे बनता है, ये आपको कोर्स में, आपको सिर्फ एमआरएनए बनाने का सीखना है। ठीक है, जो हमारा एमआरएनए है, जो हमारा एमआरएनए है, ये एमआरएनए यहां से निकल के कहां जाएगा? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में केपिंग है, टेलिंग लगी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसको कट भी नहीं करेगा, कोई एक्सोजेनिक उसको मारेगा भी नहीं, और आराम से क्या करेगा? राइबोसोम की मदद से यहाँ पर इस प्रोटीन का निर्माण करेगा, प्रोटीन बनेगा। तो इस तरीके से आपको क्या लिखना है? द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग अकर इन अ न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में ये प्रोसेस होती है। अच्छा, मोस्टली यूकैरियोटिक जीन जो होता है, अधिकतर, इसका हमने आगे किया है, मोस्टली यूकैरियोटिक जीन्स आर एग्जांपल ऑफ स्प्लिट जीन। सही है, अधिकतर यूकैरियोटिक जीन कैसे हैं? स्प्लिट जीन। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी तो है यूकैरियोट में, जिसमें जितना स्ट्रक्चरल पार्ट है वो सबका सब कैसा है? फंक्शनली। जैसे हिस्टोन प्रोटीन के जीन, इंटरफेरोन के जीन, जब कभी कोई वायरस इन्फेक्ट करता है तो वहां पर इंटरफेरोन बनता है। तो इंटरफेरोन के जीन और हिस्टोन प्रोटीन के जीन कैसा होता है? नॉन स्प्लिट जीन होते हैं, मतलब उनमें कोई स्प्लिटेड नहीं होते, वो नॉन फंक्शनल पार्ट से स्प्लिटेड नहीं होते। वो कैसे होते हैं? नॉन स्प्लिट नॉर्मली। लेकिन यूकैरियोटिक जीन कैसे होते हैं? स्प्लिट जीन। उस तरीके से प्रोकैरियोट जीन, नॉर्मली प्रोकैरियोटिक जीन कैसा होता है? नॉन स्प्लिट। नॉन स्प्लिट मतलब सबके सब फंक्शनल पार्ट ही होगा उसमें। लेकिन एक एक्सेप्शन है प्रोकैरियोट में, आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया क्या है? एक ऐसा बैक्टीरिया जो बहुत ही एंशिएंट बैक्टीरिया है, बहुत ही पुराना बैक्टीरिया है। सबसे पहले इवोल्यूशन में यही बैक्टीरिया भी आया था, और इस बैक्टीरिया में देखा गया है कि इसमें जो जीन्स होते हैं वो स्प्लिट जीन्स होते हैं। वो कैसे होता है? स्प्लिट जीन होता है। तो जैसे ही अगर हम बात करें कि स्प्लिट जीन जो आज यूकैरियोट में हो रहा है, क्या ये बिल्कुल ही ये एडवांस फीचर है? क्या ये यूकैरियोट का फीचर है? बोलेंगे नहीं, ये यूकैरियोट का फीचर थोड़ी, ये तो पुराने जमाने से चला आ रहा है, ये तो प्रिमिटिव फीचर है। हाँ, नॉर्मल बैक्टीरिया में नहीं होता, लेकिन आर्कीबैक्टीरिया तो काफी प्रिमिटिव है। तो बोलेंगे स्प्लिट जीन का होना वो सिर्फ यूकैरियोट में होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एडवांस फीचर है, ये प्रिमिटिव फीचर है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट में होता है। कौन सा प्रोकैरियोट में होता है? बिल्कुल ही जो प्रिमिटिव है, आर्कीबैक्टीरिया में ये होता है। इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव फीचर बोलेंगे। कि इंट्रॉन का होना एक एडवांस फीचर नहीं है, तो प्रिमिटिव फीचर, क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया में भी होता है। The presence of intron is reminiscent of antiquity, ऐसा इंसाइड में लिखा है। Reminiscent of antiquity मतलब remember of past। जैसे ही किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमें इंट्रॉन देखने को मिलता है, तो हमें अचानक किसकी याद आने लगती है? आर्कीबैक्टीरिया की याद आने लगती है।
क्योंकि हमें पता है कि ये स्प्लिट जीन आज जो यूकेरियोट के अंदर है, ये यूकेरियोट के अंदर है स्प्लिट जीन, ये यहीं पर नहीं है इंट्रोन, ये तो कहाँ है, ये कहाँ होता है, आर्के बैक्टीरिया में भी। पुराना जमाना जो था उसमें भी चलते थे, आर्के बैक्टीरिया में भी चलते थे। तो जैसे ही किसी यूकेरियोटिक सेल के अंदर इंट्रॉन देखने को मिलेगा तो आपको अचानक किसकी याद आने लगेगी, आर्के बैक्टीरिया की। तो आप क्या कहोगे, ये एक रिमेंबर ऑफ पास्ट है, हमें पास्ट की याद दिलाता है, मतलब इट रिप्रेजेंट्स रेमिनिशेंट ऑफ। पुराने जमाने को हम आरएनए वर्ल्ड कहा करते हैं, और जो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस है ये पुराने जमाने से चली आ रही है। तो स्प्लाइसिंग प्रोसेस भी एक प्रकार से किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब कि स्प्लाइसिंग की प्रोसेस अगर हो रही है तो ये स्प्लाइसिंग की प्रोसेस आरएनए वर्ल्ड को, डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करती है। आरएनए वर्ल्ड क्या होता है, पुराने जमाने में जितनी भी सेल्स हुआ करती सब में आरएनए, अभी बताऊंगा आरएनए वर्ल्ड क्या होता है, लेकिन अभी ध्यान रखो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होना, मतलब स्प्लाइसिंग की प्रोसेस में किसी भी प्रकार का डीएनए का तो रोल है नहीं। स्प्लाइसिंग की प्रोसेस कौन सा आरएनए कराता है, बताओ कौन सा आरएनए कराता है स्प्लाइसिंग की प्रोसेस? अरे स्प्लाइसिंग की प्रोसेस कौन सा आरएनए करता है? एसएन आरएनए, मेरे भाई एसएन आरएनए करता है ना। स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स में कौन होता है, एसएन आरएनए होता है ना। एमआरएनए कहां से आ सकता है? स्प्लाइसिंग की प्रोसेस करा कौन रहा है, एसएन आरएनए में होकर के बन रही है एमआरएनए, लेकिन करा कौन रहा है, एसएन आरएनए करा रहा है। तो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस एसएन आरएनए के द्वारा होता है, मतलब ये डोमिनेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि डीएनए का कोई रोल नहीं है, इसलिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमिनेंसी ऑफ आरएनए ओवर डीएनए। आरएनए की डोमिनेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आरएनए वर्ल्ड की डोमिनेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस स्लाइड में हमने क्या समझा, 4 पॉइंट। स्प्लिट जीन होते हैं यूकेरियोट में, लेकिन इंटरफेरॉन और हिस्टोन में स्प्लिट जीन नहीं। प्रोकैरियोट में नॉर्मली नॉन स्प्लिट जीन होते हैं, लेकिन आर्के बैक्टीरिया में स्प्लिट जीन होते हैं। आज यूकेरियोट में ये जो स्प्लिट जीन है, ये किसका फीचर है, प्रिमिटिव फीचर है। जैसे ही कोई इंट्रॉन देखने को मिलता है यूकेरियोट में तो हमें किसकी याद आती है, पुराने जमाने की, रेमिनिशेंट ऑफ एंटीक्विटी। और स्प्लाइसिंग की प्रोसेस के अंदर आरएनए का रोल होता है, एसआरएनए का रोल होता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंसी, किसकी रिप्रेजेंट करता है, डोमिनेंसी को, आरएनए की डोमिनेंसी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए आरएनए वर्ल्ड की डोमिनेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो पहले आरएनए वर्ल्ड बताता हूं ये क्या चीज। ये आरएनए है और ये डीएनए है, ठीक है। आरएनए और डीएनए, बताओ आरएनए और डीएनए में कौन काम करता है, बताओ, देखना है। आरएनए एंजाइम की तरह काम कर सकता है, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनाना। कौन सा एंजाइम, आरआरएनए जो होते हैं, 23S आरआरएनए, तो एंजाइम की तरह काम कर सकता है, मतलब मेटाबॉलिज्म में इसका रोल है, हमारे अंदर जो प्रोसेस चल रही है इसमें इसका रोल है, कैटालिटिक रोल, जो आरएनए स्प्लाइसिंग में भी काम में आता है, और इसीलिए तो हम डोमिनेंसी ऑफ आरएनए वर्ल्ड बोलते हैं। ये जो हमारा आरएनए एडाप्टर की तरह काम करता है, सब चीजों को जोड़ करके रखता है। कौन सा आरएनए, टीआरएनए जो होता है, ये एडाप्टर की तरह काम करता है। हमारा आरएनए और राइबोसोम को बनाता है, कौन सा आरएनए, आरआरएनए राइबोसोम को बनाता है, ये भी काम करता है। हमारा जो आरएनए ये प्रोटीन भी बना सकता है। आरएनए से प्रोटीन बनाने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। प्रोटीन बना सकता है। कौन सा एमआरएनए कौन सा आरएनए बना सकता है, एमआरएनए प्रोटीन बना सकता है। अच्छा, हमारा इस आरएनए से आरएनए भी बनता है। आरएनए से आरएनए बनेगा तो इसे क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन, आरएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे, आरएनए रेप्लिकेशन। अच्छा, आरएनए से डीएनए भी बन सकता है, उल्टा भी बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वेरी गुड, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए के बहुत सारे काम। डीएनए की बात करें, डीएनए एंजाइम की तरह काम नहीं करता, स्प्लाइसिंग में कोई रोल नहीं है। डीएनए एडाप्टर की तरह भी काम नहीं करता,
राइबोसोम को भी नहीं बनवाता, प्रोटीन को भी डायरेक्ट नहीं बनवाता, पहले डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए बन सकता है या डीएनए से डीएनए बन सकता है। तो आरएनए और डीएनए में कंपैरिजन करें तो कौन सा बायोमोलिक्यूल ज्यादा काम कर रहा है, तो बोलेंगे आरएनए। अच्छा, जब शुरुआत में इवोल्यूशन हुआ था तो उस टाइम पे हमारी सेल को बहुत कम मॉलिक्यूल से ही काम चलाना पड़ता था, क्योंकि ज्यादा बायोमोलिक्यूल तो बने ही नहीं थे। तो हमारी सेल ने कौन से बायोमोलिक्यूल को पहले बनाया होगा, आरएनए को बनाया होगा कि डीएनए को बनाया होगा, आरएनए को बनाया होगा। किसको बनाया होगा, आरएनए को, क्योंकि आरएनए मॉलिक्यूल ऐसा है जो बहुत सारे काम कर सकता है। तो शुरुआत के टाइम पे अगर हम बात करें तो शुरुआत के टाइम पे जितनी भी सेल हुआ करती थी किसी भी ऑर्गेनिज्म की, एंशिएंट सेल की अगर बात करें, किसकी बात करें, एंशिएंट सेल, या पुराने जमाने में किसी भी ऑर्गेनिज्म की किसी भी सेल को देखो तो हर एक सेल में आपको क्या मिलता था, आरएनए ही मिलता था। हर एक सेल में क्या मिलता था, आरएनए। तो पुराने जमाने में सिर्फ डीएनए मिलता ही नहीं था, सिर्फ हर एक ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल में आरएनए ही आरएनए मिलता था। तो ऐसे जमाने को क्या कहेंगे, ऐसे जमाने को, ऐसे संसार को क्या कहेंगे, ऐसे वर्ल्ड को क्या कहेंगे, आरएनए वर्ल्ड। क्या कहेंगे, आरएनए वर्ल्ड या आरएनए संसार। ठीक है, आरएनए वर्ल्ड। लेकिन आज के जमाने की बात करें, आज के वर्ल्ड की बात करें, पुराने जमाने में नो डाउट आरएनए ही सब काम करता था। लेकिन पुराने जमाने की जो हमारी जनरेशन हुआ करती थी, स्पीसीज हुआ करती थी, वो सोचती थी कि हमारे अंदर आरएनए है, आरएनए बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन हमारी जो जनरेशन टू जनरेशन है, हमारे अंदर काफी वेरिएशन आ रहा है, क्योंकि हमारे अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, और आरएनए क्या होता है, काफी रिएक्टिव होता है, इसलिए जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। तो फिर स्पीसीज ने न चाहते हुए भी इवोल्यूशन के दौरान इस आरएनए को किसमें कन्वर्ट किया, डीएनए में कन्वर्ट किया। और आज के जमाने में क्या मिल रहा है, प्रेजेंट टाइम सेल में डीएनए भी मिलता है और आरएनए भी। ये इसलिए ये तो न चाहते हुए भी किया था। अगर आरएनए बढ़िया काम कर रहा होता तो डीएनए होते ही, अगर आरएनए स्टेबल होता तो डीएनए होते ही। आरएनए से डीएनए बाद में बनाया गया, क्योंकि डीएनए क्या है, ज्यादा स्टेबल है। तो डीएनए इज द मेन जेनेटिक मटेरियल आज की डेट में। लेकिन कोई पूछे कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन हुआ करता था हर एक किसी ऑर्गेनिज्म में, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हर किसी के अंदर जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए ही था, क्योंकि पहले आरएनए ही मिलता था। तो ये क्लियर हुआ आरएनए वर्ल्ड क्या होता है। सबको चलिए अब हम बात करेंगे जेनेटिक कोड। किसकी बात करेंगे, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है इसे समझते हैं, ठीक है। जेनेटिक कोड जो टर्म दिया था, ये दिया था जॉर्ज गेमो। किसने दिया था, जॉर्ज गेमो ने टर्म दिया था। डिस्कवर किसने किया था, निरेनबर्ग, मेथाई और खोराना। निरेनबर्ग, मेथाई और खोराना ने इसको डिस्कवर किया था, याद करना है इसको। बच्चों, डीएनए से आरएनए बनाना है और आरएनए से प्रोटीन बनाना है, ये हमें समझना है। अब अगर एक डीएनए का सीक्वेंस मैं आपको दूं तो क्या आप दूसरे डीएनए का सीक्वेंस लिख सकते हो, दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस लिख सकते हो। अगर डीएनए की एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस मैंने दिया है तो दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस लिखना तो काफी आसान है। अरे क्या करना है, ए के सामने टी लाना है, सी के सामने टी लाना है, सिंपल है काफी। तो डीएनए से डीएनए तो लिखना काफी आसान है। डीएनए से अगर मैं बोलूं कि आरएनए बनाओ तो आप बना सकते हो क्या, डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए बना सकते हो। अरे ये भी काफी आसान है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री के बेसिस पर, बस क्या करना है, टी की जगह यू रखना है, ए के सामने यू लाना है, सी के सामने सी लाना है। तो डीएनए से डीएनए बनाना भी आसान काम, डीएनए से आरएनए बनाना भी आसान काम है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री की जगह पे कॉम्प्लीमेंट्री काम करते तो आसान है। तो डीएनए से आरएनए बनाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आरएनए का सीक्वेंस दिया है, ये किसका सीक्वेंस दिया है, आरएनए का। ये किसका सीक्वेंस दिया है, आरएनए का मान, ठीक है। और इस आरएनए के सीक्वेंस से मान लो प्रोटीन बनाना है और प्रोटीन का सीक्वेंस निकालना है, तो हम इतने आसान तरीके से डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बता सकते, क्योंकि प्रोटीन के अंदर जो सीक्वेंस होता है वो एमिनो एसिड का सीक्वेंस होता है और आरएनए के अंदर सीक्वेंस होता है वो बेस पेयर का सीक्वेंस होता है।
अभी उनको देख करके ऐसा लगता भी नहीं कि आरएनए से ही प्रोटीन बनता हो, लेकिन जब साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि आरएनए के अंदर कोई चेंज आता है तो वो चेंज किसमें आने लगता है, प्रोटीन के सीक्वेंस में भी चेंज आने लगता है। तो फिर साइंटिस्ट लोगों को समझ में आया कि अच्छा आरएनए और प्रोटीन में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है, कोई ना कोई इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है आरएनए और प्रोटीन के बीच में। तभी तो आरएनए में कुछ नाइट्रोजन बेसेस के अंदर चेंज करते हैं तो प्रोटीन में भी चेंज आता है। तो इसी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड। क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन आरएनए एंड सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ आरएनए एंड सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, इनके इनडायरेक्ट रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, जेनेटिक कोड कहेंगे। जेनेटिक कोड पढ़ने के पहले मैं एक चीज बताता हूं आपको, एक कोडोन टर्म बताया था मैंने आपको, कोडोन। कोडोन क्या होता है, इज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन एमआरएनए व्हिच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर एमिनो एसिड। ऐसा एमआरएनए के ऊपर सीक्वेंस जो किसी एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करता है। जेनेटिक कोड क्या है, इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन एमआरएनए व्हिच कोड्स फॉर होल पॉलीपेप्टाइड, जो पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करता है। चलो इनको दोनों को टर्म को अच्छे से समझने के लिए हमें नीचे डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। पहले डायग्राम को समझते हैं तभी आपको ये समझ में आएगा। ये एमआरएनए है, इस एमआरएनए के ऊपर ये नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन बेसेस है। ये 3 नाइट्रोजन बेसेस को हम क्या बोल सकते हैं, 3 नाइट्रोजन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कोडोन। और ये 3 नाइट्रोजन बेसेस मिलकर के क्या करते हैं, किसी एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं। किसी एक एमिनो एसिड को कोड कर रहे हैं तभी तो इनको क्या बोल रहे हैं, कोडोन बोल रहे हैं। एमआरएनए के ऊपर वो सीक्वेंस जो किसी एक एमिनो एसिड को कोड करे उसे हम क्या बोलेंगे, कोडोन। तो ये किसको कोड करता है, मिथाइल को कोडोन बोल देंगे। अच्छा, फिर 3 का सीक्वेंस हो रहा है, ये 3 मिलकर के ग्लाइसिन को कोड करते हैं तो इन तीनों को मिलाकर के फिर एक कोडोन बोल देंगे। फिर एक सीक्वेंस आया ट्रिपल यू, ये 3 मिलकर के ये फिनाइल एलेनिन को कोड करते हैं तो फिर बोलेंगे कि ये इसको भी कोडोन बोलेंगे। फिर आया ट्रिपल जी, ये ट्रिपल जी मिलकर के ग्लाइसिन को कोड करता है तो इसको भी अपन बोल सकते हैं कोडोन। कैसे, एमआरएनए के ऊपर 3 न्यूक्लियोटाइड्स के ग्रुप में से कोडोन्स होते हैं। अच्छा, ये सब हर एमआरएनए का वो सीक्वेंस जो किसी पर्टिकुलर एक एमिनो एसिड को कोड करता हो उसे हम कोडोन कहते हैं। लेकिन ये सभी कोडोन्स ने सभी एमिनो एसिड को कोड कर लिया और कोड करने के बाद इन सबके बीच में हमने बॉन्ड बनवा दिया, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये सब पूरी क्या बन गई, पॉलीपेप्टाइड बन गई, एक प्रोटीन की चेन बन गई। तो इस पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करने वाले कौन है, ये सब कोडोन ही तो है। तो इस पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करने वाले इन सारे कोडोन को एक साथ में क्या बोलेंगे, इन सारे कोडोन को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक कोड। क्या बोलेंगे, जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड कुछ भी नहीं, जेनेटिक कोड एक कोडोन्स के ग्रुप को बोलते हैं। कोडोन्स के ग्रुप को जेनेटिक कोड बोलते हैं और वो कोडोन्स का ग्रुप जो किसी एक पर्टिकुलर पूरी पॉलीपेप्टाइड को बनवाता हो, कोड करता हो, उन कोडोन्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक कोड। तो कोडोन इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस व्हिच कोड्स फॉर होल पॉलीपेप्टाइड चेन, जो पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या करता हो, कोड करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक कोड। लेकिन सीक्वेंस वो जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करता हो उसे हम क्या बोलेंगे, कोडोन। तो यहां तक आज पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे। अभी सेंट्रल डोग्मा वगैरह सब आ जाएगा, अभी वेट करिए।